गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में आयनिक बॉन्ड को आगे बढ़ाते हुए लैटिस एनर्जी और रेडियस रेशो को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं लैटिस एनर्जी क्या होती है। देखो, किसी भी सब्सटेंस की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होगी, ये चीज़ किससे डिसाइड होती है, ये रेडियस रेशो के साथ साथ लैटिस एनर्जी से भी डिसाइड होती है। ठीक है, क्योंकि किसी सब्सटेंस के लिए लैटिस एनर्जी का मान जितना अधिक होता है उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि जब कोई भी दो ऑपोजिटली चार्ज आयंस मिलकर के आयन पेयर बनाते हैं तो निकलने वाली ऊर्जा लैटिस एनर्जी कहलाती है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल को तोड़ने में काम आने वाली ऊर्जा लैटिस एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब हम आते हैं रेडियस रेशो इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, त्रिज्यानुपात और उपसय संयोजन संख्या। देखो, रेडियस रेशो को आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कंपाउंड के कैटायन और एनायन की रेडियस का जो रेशो होता है वो रेडियस रेशो कहलाता है। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर प्लस यानी रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन आर माइनस रेडियस ऑफ एनायन के बराबर होता है। किसी रेडियस रेशो का आयनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल में क्या रोल है ये हमको देखना है। ये एक्चुअली आयनों की पैकिंग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। किसी भी क्रिस्टल में कोई भी आयन अपने ऑपोजिटली चार्ज आयनों से घिरा रहता है। ये डिपेंड करता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर। जितनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतना ही उसके विपरीत आवेशित आयन किसी आयन को घेरे रहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर से किसी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर डिसाइड होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो रेडियस रेशो से डिसाइड होती है। तो इनडायरेक्टली रेडियस रेशो किसी आयनिक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, किसी भी कंपाउंड की सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें कि एनर्जी मिनिमम होती है। जो न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में हो वो सबसे अधिक स्थायी अवस्था होती है। क्रिस्टल में यदि आयनों का अरेंजमेंट इस प्रकार से हो कि कोई आयन अपने चारों तरफ से ऑपोजिटली चार्ज आयनों से अच्छी तरह संपर्क में रहे, उनके बीच में कम से कम खाली स्थान रहे या कम से कम जगह छूटी रहे, तो इस तरह की विपरीत आवेशित आयनों से सटी हुई संरचना को क्लोज पैकिंग कहते हैं या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखो, हम दो तरह के अरेंजमेंट्स को देख रहे हैं यहाँ पर। पहला हम देखते हैं कि यदि हम कैटायन के साइज़ को कांस्टेंट रखें और एनायन के साइज़ को बढ़ाते जाएं तो रेडियस रेशो का जो आयनों के अरेंजमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होता है ये अपन देखने जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर डायग्राम में एक सेंटर में कैटायन दिखाया है जिसको अपन ने M से इंडिकेट किया है, जो कि चारों तरफ से एनायन से घिरा हुआ है। हम आयनों को कठोर गोलों के रूप में मानते हैं, ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। अब यहाँ पर हम कैटायन के साइज़ को बढ़ाते जा रहे हैं, तो अब हमने M का आकार थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे कि M का साइज़ जो है वो तो कांस्टेंट है और एनायन का साइज़ बड़ा कर दिया। तो ये देखो, यहाँ पर एनायन का आकार बड़ा होने से क्या हुआ कि जो M के चारों तरफ पहले केस में जगह छूटी हुई थी वो अब ख़त्म हो गई। ठीक है, तो यानी M जो है चारों तरफ से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में चार एनायनों से सराउंडेड है। अब हम थर्ड C स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इसमें एनायन का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि वो बीच में ही फंस गया। मेटल एटम जो है वो उसके बीच में ही आ गया और काफ़ी सारी जगह इसमें खाली है। अब हम दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं कि जिसके अंदर हम कैटायन के साइज़ को फिक्स रखते हैं और एनायन का साइज़
कैटायन का साइज़ हम बढ़ाते जा रहे हैं और एनायन का साइज़ फिक्स है। तो अब देखो इसमें जो फर्स्ट अरेंजमेंट है उसमें बहुत स्मॉल साइज़ का कैटायन है जो कि नेग्लिजिबल विजिबिलिटी है उसकी। यहाँ पर हमने क्या किया कि बी स्ट्रक्चर में कैटायन के साइज़ को बढ़ा दिया तो वो बिल्कुल उससे सब उसमें एडजस्ट हो गया, चारों तरफ से उसको एनायनों ने टाइटली पैक कर रखा है। तीसरे केस में सी स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है हमको कि कैटायन का साइज़ और भी बड़ा हो गया, और भी बड़ा होने से क्या हुआ कि एनायन उसी साइज़ के हैं तो ये इनके बीच में गैप आ गया। तो इस तरह से कि दोनों स्थितियों में यदि देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर बी है वो दोनों केसेस में ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें सब आयन परस्पर एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं और उनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार की स्टेबल अरेंजमेंट को प्राप्त करने के लिए कैटायन जो होते हैं वो अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करते हैं, फिक्स करते मतलब डिटरमाइन करते हैं कि हमको कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर में रहना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम देखते हैं कि यदि ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें जो सी है, सी वाली स्ट्रक्चर में फर्स्ट केस की जो सी वाली स्ट्रक्चर है इसमें देखो यदि कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाए यानी कि इसको और एनायन आकर के घेर लें आपस में तो ये क्लोज पैक हो जाएंगे, इसमें सभी जगह से ये कैटायन जो है एनायन से सटा हुआ घिरा हुआ हो जाएगा यदि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाती है तो। ठीक है, दूसरी स्थिति में देखो इसमें भी यदि हम सी वाली वो देख लें, इसमें भी यदि कोऑर्डिनेशन कैटायन की बढ़ जाएगी नंबर तो क्या होगा कि एक और एनायन आने से या दो और एनायन आने से ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कैटायंस जो होते हैं उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं, हम निकालते हैं कि रेडियस रेशियो से कैटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होती हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर से क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग या क्रिस्टल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो ये था सारा हमारा आयनों का अरेंजमेंट और उनकी पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच।